Yes, so welcome back everybody to this wonderful session, and this is obviously the lecture number 4. Yes, it is. Let me add on some slides. Yes. और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, and this is lecture number 4 of प्यारा सा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एंड यस अगेन थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए भाई, प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिकली काफी सारे बातें जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इंक्लूड्स द नर्स्ट इक्वेशन. हमारा पिछला लेक्चर शुरू हुआ था नर्स्ट इक्वेशन से, फिर उसके अंदर हमने देखा कि नर्स्ट इक्वेशन का क्या यूज है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं. उसके साथ साथ फिर हमने कैलकुलेशंस प्लस न्यूमेरिकल्स भी देखे कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे. फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट और भी एक्सटेंशन नॉस्ट इक्वेशन के पढ़े, जिसमें हमने रिलेशनशिप बिटवीन देखा डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल. फिर उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी देखी, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते कैसे हैं. वो सारी बातें हमारे प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी है. ठीक है, टुडे इज अ न्यू डे, न्यू बिगिनिंग. आज लेक्चर नंबर 4 है हमारा. ठीक है, आई थिंक सब क्वालिटी वगैरह सबके लिए क्लियर होगी, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. एंड ऑब्वियसली यार, जो आज का सेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. ऐसे इसलिए क्योंकि यार नर्स्ट इक्वेशन जब तक चलेगा ना तब तक इंपॉर्टेंट सेक्शन चलता रहेगा आपका. ठीक है, तो आज के सेशन को हम शुरू करेंगे बेसिकली जो हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा है उसके एप्लीकेशन के थ्रू. एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि आप नर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो यार नर्स्ट इक्वेशन सीखा, बट उसका एप्लीकेशन यानी और उसी को यूज करके हम और अदर चीजों में कहां कहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन को, बेसिकली वो एप्लीकेशन वाले पार्ट में आता है. तो एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है कैलकुलेशन ऑफ हाफ सेल ईएमएफ. हाफ सेल ईएमएफ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ई ऑफ हाफ सेल. अब यार आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर अभी तक जो आपने ईएमएफ निकालने का फार्मूला दिया हमें नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू, या फिर जो हमने बोला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड वाला देखा था गैल्वेनिक सेल के लिए, उसमें हमने कंप्लीट सेल के लिए ईएमएफ जो है वो निकाला था. बट व्हाट इफ अगर मैं कहूं कि आप मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग से निकाल के दो और रिडक्शन पोटेंशियल अलग से निकाल के दो. क्यों? क्योंकि हमने यार गैल्वेनिक सेल में थोड़ा पीछे चले तो हमने देखा था गैल्वेनिक सेल में भैया दो अलग अलग कंटेनर्स हैं. अभी तक जो आपने फॉर्मूला हमें दिया है बेसिकली ये हमारा गैल्वेनिक सेल, तो आपने पूरे ओवरऑल सेल का ईएमएफ निकालना हमें सिखा दिया. ठीक है, बट अब क्योंकि हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ लिया है तो नर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन का सबसे मेजर पार्ट ये होता है कि भैया ये जो इंडिविजुअली अगर मैं निकालना चाहूं, जैसे मान लो मैं ये एनोड है, ये एनोड वाले कंटेनर का मैं इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना चाहूं और कैथोड वाले कंटेनर का मैं इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना चाहूं, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं. तो सिंपली इसको कहते हैं हाफ सेल. ठीक है, हमने हाफ सेल रिएक्शन भी पढ़ा था. तो सिंपली एक सेल मतलब एक कंटेनर. ठीक है, तो हम सिंपली हाफ सेल या फिर एक सिंगल सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, उसी का जो नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसमें पहला टॉपिक यही है कि भैया हम हाफ सेल की ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करें. मतलब हमें मान लो अगर कभी बोले कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, क्यों भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या है, भैया एनोड का पोटेंशियल. क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है तो हम इसे एनोड का पोटेंशियल भी कह सकते हैं. और भैया रिडक्शन पोटेंशियल मतलब भैया कैथोड का. तो समझ गए ना, हाफ सेल का मतलब क्या है कि भैया एक सिंगल सिंगल सेल. अभी तक आपने पूरे ईएमएफ, पूरे सेल का ईएमएफ निकालना सिखा दिया, जो कि हमने कैलकुलेशन में देखा है, दैट इज ई इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन इंटू लॉग क्यू. भैया ये तो कंप्लीट सेल का था जो हमने ईएमएफ यूज किया है अभी तक नर्स्ट इक्वेशन का. बट अब नर्स्ट इक्वेशन का ही एप्लीकेशन में सबसे पहला पार्ट ये आता है कि हम हाफ सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करें. कई बार हमसे सिर्फ सिंगल सेल हाफ सेल का ईएमएफ भी पूछ देता है, या फिर ईएमएफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल बोल के पूछ देता है. तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये देखना जरूरी है हमारे लिए. ठीक है, चलिए बारी बारी से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या चेंजेस आएंगे. यूज करना हमें नर्स्ट इक्वेशन ही है. क्यों? क्योंकि भैया टॉपिक का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. मतलब नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू ही हमें इंडिविजुअली हाफ सेल का ईएमएफ मिलेगा. हम यूज करेंगे नर्स्ट इक्वेशन का ही, बस थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करेंगे और वो आपको याद रखना है. तो सबसे पहले निकालते हैं भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर आप इसको ई ऑफ ऑक्सीडेशन भी शॉर्ट में लिख सकते हो, यानी ईएमएफ ऑफ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो भैया सिंपल सी बात है कि मान लो हमारे पास कोई एक मेटल है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लेट्स से मैं स्मॉल एम से कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूं उस मेटल को, या फिर सिंपली हटा ही दो यार, क्या होता था खुद ही देख लो. गैल्वेनिक सेल के कंडीशन में ही देख लो. गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था कि भैया ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनोड पे होता है.
तो इसमें क्या हो रहा था, जो भैया जिंक था सॉलिड फॉर्म में वो ऑक्सीडाइज हो रहा था जिंक +2 एक्वस फॉर्म में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था। अच्छा, इसी को अगर मुझे इन जनरल लिखना हो, ये तो गैल्वेनिक सेल के लिए जिंक के लिए था, बट अगर मैं कह दूं कि मान लो मुझे कोई जनरल नॉर्मल सेल दिया हुआ है, उसमें जिंक नहीं है, कोई और मेटल है, तो जनरल मैं इस जिंक को एज अ मेटल सॉलिड लिख दे रहा हूं। तो कोई एक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में था, वो मेटल बाद में क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसको M+2 लिख लो, या फिर M+N लिख लो, +2 जरूरी थोड़ा है, M+N लिख लो, जो कि ये जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, +N इलेक्ट्रॉन। तो ये जनरल इक्वेशन कहा जा सकता है किसी भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस का। भाई ऑक्सीडेशन का रिएक्शन ऐसे लिखा जा सकता है जनरल में कि कोई मान लो मेटल सॉलिड है, ठीक है, कोई सॉलिड मेटल का इलेक्ट्रोड था, वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसलिए मैंने M सॉलिड था, फिर मैंने उसको M+ एक्वस लिख दिया, मतलब यहां से यहां ऑक्सीडेशन हो गया, और +N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया। ठीक है, अब इसके लिए अगर मुझे ई सेल लिखना हो तो इस केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको मैं कहूंगा ई ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला रहेगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059, या फिर इसको 0.06 मैंने आपको राउंड ऑफ करके बोला था लिखने को, तो आप 0.06 याद रखो, 0.06 अपॉन n लॉग ऑफ Q। अब आप बोलोगे कि भैया इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन चेंज करना था क्या? नहीं बच्चा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि लॉग ऑफ Q होता है। अब याद करो, जब फुल सेल रिएक्शन होता था तो जो Q होता था वो क्या होता था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। बट क्या यहाँ नेट सेल रिएक्शन है, क्या यहाँ फुल सेल रिएक्शन है? द आंसर इज नो, इट इज अ हाफ सेल रिएक्शन। अरे भैया हाफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हाफ सेल रिएक्शन ही तो रहेगा। इसका मतलब कि इस फॉर्मूले में, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, ई ऑफ ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल 0.06 इंटू एन अपॉन लॉग। अब इस केस में सोचो क्या है, इस केस में तो भैया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना होता है, तो भैया रिएक्टेंट में तो सॉलिड बच गया। इस इक्वेशन को देखो, केमिकल इक्वेशन को, भैया रिएक्टेंट में सॉलिड मतलब इसका कंसंट्रेशन तो 1 हो जाएगा, बट अगर हम प्रोडक्ट में देखेंगे तो प्रोडक्ट में भैया जिंक +2 दिख रहा है, यानी यहां जो Q हो जाएगा इस केस में, इस केस के लिए जो Q होगा, अगर मैं जनरल इक्वेशन देखूं तो वो M+N के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो Q है, अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूंगा तो आई राइट इट एज M+N का कंसंट्रेशन, यानी लॉग ऑफ M की पावर +N, मतलब जो भी मेटल जितने टाइम ऑक्सीडाइज हुआ होगा, ये है आपका सिंपल फॉर्मूला। आप उसको Q की जगह पुट कर देंगे, दैट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर हाफ सेल रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं जिंक के लिए, तो यही फॉर्मूला मैं लिख सकता था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग ऑफ M+N की जगह क्या है, जिंक +2, तो मैं लिख देता जिंक +2 का कंसंट्रेशन, बस ये मेरा हाफ सेल का ईएमएफ आ जाता। या फिर सिंपली कहे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ ऑक्सीडेशन या फिर ईएमएफ ऑफ एनोड मुझे मिल जाता इस सिंपल इक्वेशन से। मतलब सिंपल चेंज करना है, सिर्फ वो लॉग Q जो है भैया उसी में बदलाव आएगा। समझ गए कि भैया हाफ सेल का पोटेंशियल सिंपली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, बताओ? समझ गए बच्चा? बस हमें कुछ नहीं करना है, एक सिंगल सेल लेना है, तो भैया बस जो सिंगल वाला जो Q है बस Q में चेंज आएगा। हाँ, डायरेक्ट इसको याद रखो, नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली से याद रखो। क्लियर हो गया सबको? चलो, अब देखो, अगर ये टर्म क्लियर हो गया ना, तो मुझे आप खुद बता दो भैया, अगर ऐसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाले हैं, तो भैया रिडक्शन पोटेंशियल भी तो होगा हाफ सेल का, बिल्कुल। तो ऐसे ही आप रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। अब रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आप सिंपली आप इसे ई रिडक्शन यानी ई आर ई डी लिख दो, सिंपली ई रिडक्शन को सिंपल शॉर्ट में ई आर ई डी। अच्छा, रिडक्शन किस पे होता था भैया, एट कैथोड होता था, ठीक है। अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो उस केस में क्या होता था भैया, कॉपर 2+ एक्वस जो था दैट एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना रहा था, कॉपर सॉलिड। यही होता है, इसी प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन यही होता है, बिल्कुल। अच्छा, अगर इन जनरल में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं भैया, इन जनरल लिख सकता हूं कि कोई मेटल पहले से ही क्या था, ऑक्सीडाइज था, यानी M+2 नहीं +N लिख दो, जरूरी थोड़ा है कि +2 से ऑक्सीडाइज होगा, कुछ भी हो सकता है चार, इसलिए मैंने +N लिख दिया। वो N इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके M सॉलिड बना लिया, यही है रिडक्शन हमारा सिंपली। अब इसके लिए अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, अच्छे से थोड़ा लिख दिया जाए,
सिंपली इसके लिए क्या लिख सकता हूं भैया, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्यू कैसे लिखूं इसमें, बस यही तो चेंज करना था हमें। तो सोचो भैया, क्यू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। भैया प्रोडक्ट में इस साइड तो बस सॉलिड है, मतलब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की जगह मैं डायरेक्टली 1 लिख दूं क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ m प्लस एन दिख रहा है, मतलब इस बार जो Q होगा वो हमारा m की पावर प्लस n हो जाएगा। सिंपल। तो यहां जो log के अंदर आएगा दैट विल बी 1 अपॉन m की पावर प्लस n। सिंपल, बस यही एक चेंज आएगा इस फॉर्मूले में, log ऑफ 1 अपॉन m की पावर प्लस n का कंसंट्रेशन। तो समझ गए होगे अब कि भैया जो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उनमें क्या डिफरेंस दोनों के फॉर्मूले में दिख रहा है। भैया वहां जो m की पावर प्लस n था वो log के साथ ऊपर था न्यूमरेटर में, और यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, तो सिर्फ यही अंतर होता है। आई थिंक कि पहला एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो हाफ सेल पोटेंशियल। क्लियर है, यानी ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। पहला एप्लीकेशन अंडरस्टैंड हो गया सबको, समझ आई बच्चा? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए सब लिखा रहा हूं, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक स्पॉन्टेनिटी। अरे स्पॉन्टेनियस का मतलब तुम्हें समझाया था, तो बिल्कुल उसी को स्पॉन्टेनिटी कह सकते हो प्लूरल फॉर्म में ऑफ सेल। भैया सेल स्पॉन्टेनियस होगा तो क्या क्या कंडीशन होगी उसको भी आप चेक कर सकते हो। सेकंड एप्लीकेशन नर्स इक्वेशन का है, कैसे नोट करना, बस ये नोट करने वाली बात है, ये स्लाइड थोड़ी याद करने वाली है, तो डेटा को याद रखिए आप। क्या कभी भी अगर आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होता है? फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन याद करो, पहला लेक्चर मैंने बताया है कि फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, इसको ऐसे लिख लो, फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस जो डेल्टा जी होता था दैट विल बी निगेटिव। याद है कि भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, मतलब जो रिएक्शन अपने आप हो रही है जिसे एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है, उसके लिए डेल्टा जी क्या होता था? निगेटिव होता था। अब सोच के देखो, अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो क्या उसके लिए जो ई सेल आएगा वो पॉजिटिव आएगा अपने आप? सोच के देखो, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूं, ये नोट करना। यानी अगर किसी सेल को स्पॉन्टेनियसली वर्क करना है, अपने आप वर्क करना है, तो उसका डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, और अगर डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए तो ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा है सर, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। तो अगर ये डेल्टा जी निगेटिव हो गया और ये ई सेल पहले से निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बना देंगे। इसीलिए अगर डेल्टा जी निगेटिव आया तो ई नॉट ई सेल अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। सोच के देखो सही बोला कि नहीं? तो ये स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन थी, ऐसे चेक कर सकते हैं स्पॉन्टेनिटी कि अगर डेल्टा जी नॉट आपका निकालने पे जब आप सॉल्व करो फॉर्मूले का यूज करके वो निगेटिव आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि सेल स्पॉन्टेनियस है। या फिर नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू अगर आप ई सेल फाइंड कर रहे हो और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए सिंपल है भैया, अगर स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी आपका निगेटिव हो रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस करने के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम ही लोग बताओ फटाफट से सभी कि अगर डेल्टा जी भैया पॉजिटिव हो गया तो फिर ई सेल का क्या होगा? ई सेल की साइन क्या रहेगी बताओ? निगेटिव। एनीवन एल्स? बोलो भैया, बस वाशिद को ही समझ आया है निगेटिव होगी और किसी के आंसर्स नहीं आ रहे? मैंने बोला ना अभी सेम, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली राइट वासिद, बहुत बढ़िया। जो ई सेल है यार पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बात खत्म। कितना सिंपल है यार, इट्स क्वाइट सिंपल, क्वाइट ऑब्वियस मैन, कि अगर डेल्टा जी यहाँ निगेटिव था तो ई सेल पॉजिटिव हो गया ऊपर, नीचे का डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ई सेल निगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली
और अगर मान लो कि सेल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, उसके लिए कंडीशन क्या है, ये भी तो देखें। 3 कंडीशन अभी हमने देख ली है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम भी कल के लेक्चर में हमने देख लिया था। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगा तो क्या होगी कंडीशंस? तो जब इक्विलिब्रियम होता है तो मैं सबको पता है कल क्या, भैया ई सेल होता है 0, पढ़ा था कल ही कि भैया एट इक्विलिब्रियम ईएमएफ ऑफ द सेल बिकम 0। और थोड़ा सोच के बताओ कि अगर ईएमएफ ऑफ द सेल 0 है तो डेल्टा जी का क्या होगा? मैं तुम ही से पूछ रहा हूं अगेन, अगर ईएमएफ ऑफ द सेल 0 है तो डेल्टा जी क्या होगा बताओ? अगर ईएमएफ 0 है इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी क्या होगा? किसी का आंसर नहीं आया। 0, एब्सोल्युटली यस। अरे भैया सिंपल फॉर्मूला तो है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। अब ई सेल 0 हो गया तो भैया इसके साथ वाली पूरी क्वांटिटी 0, तो डेल्टा जी 0। अरे यार क्या करते हो, कितना सिंपल कंडीशन है। मतलब अगर ई सेल 0 ईएमएफ पे तो डेल्टा जी भी 0, यही तो कंडीशंस थी। और इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनिटी को चेक करना। ये किसके थ्रू चेक हो सकती है? नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि भैया डेल्टा जी भी नर्स्ट इक्वेशन से आता है और ई सेल भी हम नर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे, तो भैया पहले निकालेंगे नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू तभी तो चेक करेंगे। इसीलिए ये एप्लीकेशन है नर्स्ट इक्वेशन का ही। लिख लो, डेल्टा जी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। क्या ये सेकेंड एप्लीकेशन भी क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हुआ बच्चा पार्टी? क्या ये सेकेंड एप्लीकेशन भी आपको क्लियर है? क्लियर हुआ? चलो ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन में हमें कैलकुलेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी नॉट। तो भैया एक रिलेशन हम कल ही डिराइव कर चुके हैं इन दोनों के बीच, डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम के बीच रिलेशन याद है ना? क्या था? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के क्यू। याद आ रहा है ना? अरे के क्यू कह लो या फिर के सी कह लो, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। के क्यू के ई क्यू लिख के सी समझ लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। याद है कल के लेक्चर में ये हमने कर लिया है कि भैया डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 लॉग ऑफ के सी। अब हम इसके भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली कैलकुलेशन तो हम इस फॉर्मूले से परफॉर्म कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करके, बट अब थोड़ा नेचर को भी देख लेते हैं, साइन को भी देख लेते हैं। अगेन इस केस में भी अगर मैं कहूं कि हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो अभी भी हमने पढ़ा कि भैया अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी या फिर डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। सही है भैया, डेल्टा जी नॉट भी है ये, ठीक है, डेल्टा जी लिखा है तो डेल्टा जी नॉट भी मान सकते हो, दोनों के लिए ये ट्रू, ठीक है। अभी हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा जी नॉट निगेटिव होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव है तो इस फॉर्मूले से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव कब होगी? सोचो, इस फॉर्मूले में ऑलरेडी आगे माइनस लगा है सर, ठीक है। आर टी की वैल्यू फिक्स है, 2.303 की वैल्यू फिक्स है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं केसी की वैल्यू को। तो सोचो अगर इस पूरे इक्वेशन को ऐसे ही निगेटिव बनाए रखना है, क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू ओवरऑल निगेटिव होनी चाहिए। तो अगर मैं केसी की वैल्यू को पॉजिटिव रखूंगा तभी तो लॉग की, अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं तो लॉग की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और फिर पॉजिटिव इंटू निगेटिव ओवरऑल निगेटिव बनेगा। सोच के देखो, इस चीज को सोचो। अगर मुझे डेल्टा जी को ऐसे ही निगेटिव साइन बरकरार रखना है तो केसी की मैं वो वैल्यू पुट करूंगा जो कि पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि केसी की वो वैल्यू जो कि ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो, या फिर सिंपली कहे तो ग्रेटर देन 1 हो। क्यों? क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू लॉग के लिए डिफाइन नहीं है। तो सिंपली आप क्या कह सकते हो कि अगर केसी को पॉजिटिव बनाना है सर, तो जो केसी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अगर केसी पॉजिटिव रहेगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी और पॉजिटिव इंटू सामने बाहर निगेटिव लगा है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव वैल्यू आएगी टोटल निगेटिव। मतलब फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी नॉट तो निगेटिव होना चाहिए, साथ ही साथ केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी होनी चाहिए। इसी को कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ केसी एंड डेल्टा जी नॉट। समझ गए? अच्छा वैसे अगर सर मैं कहूं आपसे कि मुझे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए बताओ कि क्या होगा?
तो भैया नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता था, डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी, निगेटिव या पॉजिटिव? तो भैया नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए जो डेल्टा जी नॉट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब सोचो डेल्टा जी नॉट के एक्सप्रेशन में पहले से ही एक निगेटिव वैल्यू है, तो अगर मैं इस लॉग वाले वैल्यू को निगेटिव बना दूं तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल है भैया, ये तब पॉसिबल है जब केसी की वैल्यू लेस देन 1 हो। क्योंकि अगर केसी नेगेटिव होगा तो पूरी लॉग की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और पूरी लॉग की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो बाहर ऑलरेडी एक नेगेटिव बैठा हुआ है, वो उसको नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। तो समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी और प्रोसेस को समझो, बस यही है। अच्छा अगर मैं कहूं कि इक्विलिब्रियम के लिए बताओ तो जरा, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो सिंपल है भैया, उसके लिए डेल्टा जी नॉट जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ई सेल जीरो हो जाता है। डेल्टा जी नॉट जीरो हो जाता है क्योंकि ई सेल जीरो होता है, और डेल्टा जी नॉट को जीरो करना है तो भैया ये लॉग केसी वाली वैल्यू को जीरो कर दो, यानी केसी की वैल्यू को जीरो कर दो, खेल खत्म। तो थर्ड एप्लीकेशन भी क्या आपको समझ आया कि यस सर, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी नॉट शुड बी निगेटिव, और उसके लिए किसी वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी नॉट शुड बी पॉजिटिव, और उसके लिए किसी की वैल्यू को निगेटिव होना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली जब आप रिएक्शन इक्विलिब्रियम, आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। वो कब होगी? जब किसी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर है? बताओ, क्या आपको थर्ड एप्लीकेशन भी क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? हाँ जी, चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, फोर्थ एप्लीकेशन एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भैया 3 स्टार लगा लो। फोर्थ एप्लीकेशन 3 स्टार लगा लो। फोर्थ एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सुने होगे पीएच निकालने को बहुत देता है, इसलिए मैंने यहां 3 स्टार लगवा लिए। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको मैंने बोल दिया। अब देखो, हमसे क्या बोला गया, भैया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, और सबको पता है कि भैया हाइड्रोजन H प्लस में होता है, और बाद में जाके हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 गैस में। इतना तो सब लोग पढ़ा है भैया, सबको पता है हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में होगा, फिर वो क्या करेगा, बाद में H2 में कन्वर्ट होगा। अब सोचो अगर पहले से ही कोई चीज ऑक्सीडाइज है तो भैया इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर पहले से ही H प्लस आयंस में हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, एग्जिस्ट करता है H प्लस आयंस में, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की है, मतलब डेफिनेटली वो H प्लस में पहले से है, बाद में वो H2 बनाता है, तो भैया उसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ H2 बन रहा है तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2H प्लस लगाना पड़ेगा, और 2H प्लस का मतलब है कि यहाँ डिफिशियंसी 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या मैंने ये इक्वेशन सही लिखी है बैलेंस? सोचो और देखो और बताओ। फिर से लिख दूं, क्या लिखा मैंने? अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की है, देखो यहां हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और पीएच कैलकुलेट करना है, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो ये एप्लीकेशन हमेशा कभी भी ध्यान देना, कहीं भी ऐरे जगह मत लगा देना। जब कहीं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करे तो ही ये इक्वेशन वैलिड होगी, तो ही ये एप्लीकेशन काम में आएगी। और पीएच हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही निकलता है। तो हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोड है तो मैं अगेन कहता हूं, सोचो H प्लस आयन में हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, और हमको मिलता किस में है, गैस के फॉर्म में H2। तो ये H प्लस से H2 कब गया होगा? जब इसने बैलेंस करने के लिए अगर मैं 2 लगाऊं तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है बच्चा, तभी तो ये H2 बना होगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऐसा रिएक्शन हो रहा होता है, कैसा भैया? रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होता है। जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पिक्चर में आएगा वहां रिडक्शन ही होगा। मतलब ये एज अ कैथोड काम करता है किसी भी सेल में। एक सेल में चाहे आप कुछ भी ले लो, जिंक ले लो, कॉपर ले लो, अगर आप हाइड्रोजन के साथ रखते हो तो वो हमेशा वहां क्या होगा, रिडक्शन ही होगा, वो कैथोड ही बनेगा। ये समझ आ गया? यहां से एक और कंक्लूजन निकला होगा तुम्हें, ठीक है? अब ये एक्वस फॉर्म में होगा, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस बनाई, ठीक है? इतने तो सिंपल सी बात है। अब सोचो मैंने क्या बोला, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर H प्लस रिडक्शन कहता है तो मैं कह सकता हूं कि भैया ये रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, सिंपली कह सकते हैं, बिल्कुल। अब सोचो, हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, हाइड्रोजन, माइनस इसे लिखेंगे 0.06 अपॉन एन, नस्ट इक्वेशन का ही सेम रूप है।
लॉग ऑफ क्यू, लॉग ऑफ क्यू। अब अगेन मैंने आपको क्या बोला था कि भैया क्यू जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो फटाफट से बताओ, जो लोग जानते होंगे वो चीज ये सोच रहे होंगे कि सर प्रोडक्ट में क्या है, गैस है, और इधर क्या H+, तो भाई प्रोडक्ट में कुछ है ही नहीं, तो भैया प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को 1 मान लो, और रिएक्टेंट में क्या है 2H+ है, मतलब H+ और आगे 2 लगाए तो इसकी पावर 2 लगा दो। ऐसा कैलकुलेशन मैंने बताया है तुम्हें कि कैसे लिखते हैं, ये मैं कैलकुलेशन बता चुका हूं। तो बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे, बट ध्यान देना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 1 तब होता है जब इसका स्टेट सॉलिड होता, खा गए ना मात, इसका स्टेट गैस है, और गैस के लिए कभी भी कंसंट्रेशन नहीं, गैस के लिए कभी भी प्रेशर लिखा जाता है। मतलब जो रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था Q, उस जगह जो P लिखे हो आप स्क्वायर ब्रैकेट से हटा के इसे प्रेशर बना दो और नीचे कंसंट्रेशन को रखो। यानी इस केस में जो Q होगा, इस Q को मैं क्या लिख सकता हूं, सोचो, Q को मैं इस केस में क्या लिख सकता हूं, प्रेशर ऑफ H2 गैस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 2। ये है हमारा Q, बस यही अंतर था यहाँ। ये गैस है तो आप डायरेक्टली इसके कंसंट्रेशन को 1 नहीं मान सकते, जैसे पीछे अभी तक हमने क्या किया कि भैया सॉलिड जो आ रहा था उसके कंसंट्रेशन को 1 मान ले रहे थे, बट क्योंकि यहाँ सॉलिड नहीं, यहाँ गैसेस स्टेट है, H2 एक गैस होती है, हाइड्रोजन एक गैस होती है, तो उस जगह आप प्रेशर को इंट्रोड्यूस कर दोगे। तो आप सिंपली क्या करोगे, Q को लिखते वक्त क्या करोगे, ऊपर प्रोडक्ट में देखो H2 गैस है इसलिए मैंने प्रोडक्ट में प्रेशर ले लिया, और रिएक्टेंट में अभी भी एक्वस है इसलिए मैंने रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन लिया। अब मैंने ये चीज तुमको लिखनी सिखा दी है, जिस जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है वो पावर में चली जाती है, तो यहाँ H+ करके 2 लिखा है तो H+ पावर में चला गया 2। ये तो कैलकुलेशन बता चुका हूं अच्छे से। तो अब सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल जब हम इसका निकालेंगे, so this will be E of reduction potential of H minus 0.06 upon N log of pressure of H2 upon H+ की concentration to the power 2। अब एक खास बात ये होती है कि जब भी आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हो तो उस केस में जो गैस का प्रेशर आप लेते हो H2 गैस का, वो 1 atm लेते हो। तो अगर प्रेशर की वैल्यू 1 atm हो गई तो इसकी वैल्यू को 1 atm के बराबर रख दो, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन मिलता है रिडक्शन पोटेंशियल का, that will be E naught of Rp minus 0.06 upon N log of, ऊपर क्या हो जाएगा 1 upon H+ to the power 2, 1 upon concentration of H+ to the power 2। तो सिंपली ये है रिडक्शन पोटेंशियल इन केस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ओनली। मैं ओनली बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो तब आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ऊपर हमेशा आप, अब देखो ये संयोग है, ये संयोग है कि भैया आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकाल रहे हो इसलिए प्रेशर 1 atm हो गया, बस फॉर्मूला आपको जनरल वाला तो यही याद रखना है, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन के केस में अगर उसने बोल दिया कि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम प्रेशर इक्वल्स टू 2 atm पे रखना है, तो भैया ऊपर यहाँ 2 आ जाएगा। अगर वो बोल दे कि प्रेशर इक्वल्स टू 4 atm, तो ऊपर यहाँ 4 आ जाएगा। बस ये संयोग है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम निकाल रहे हैं तो उस केस में प्रेशर की वैल्यू 1 atm लेते हैं, इसलिए मैंने PH2 की जगह 1 रख दिया। बट आप हमेशा 1 मत याद रखो, आप जनरल फॉर्मूला याद रखो, ये कौन सा, E ऑफ रिडक्शन इक्वल्स टू E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.06 अपॉन N लॉग ऑफ जितना प्रेशर दिया होगा वो, अगर 1 दिया होगा तो 1 रख देंगे, 4 दिया होगा 4 रख देंगे, 2 दिया होगा 2 रख देंगे, अपॉन H+ टू दी पावर 2। बोलो क्लियर है, क्लियर है बच्चा, बताओ क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आप रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो? यस एब्सोल्युटली क्लियर। चलो अभी तो एक पार्ट क्लियर हुआ ना, पढ़ो ध्यान से, क्या, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच। तो अभी तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रोड, अभी हमने सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, यानी बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, ये पार्ट 1 था। अभी पीएच तो बाकी है ना भैया, अब यहीं से आगे प्रोसीड करोगे तुम। अब इसी इक्वेशन को आप उठाओगे, कौन सा, यहां रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा एक और चीज याद रखना, ये इक्वेशन जनरल तो याद है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को अब पीएच हमें फॉर्म करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच इसी के अंदर डाल लो, यही एप्लीकेशन के अंदर है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अब पीएच कैसे निकाले, एक पार्ट तो हमने कर लिया, इसमें 2 पार्ट था, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में निकालना और पीएच भी, तो हमने पीएच तो निकाल लिया। अब उस फॉर्मूले को जरा लाओ इधर, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या आया था,
E naught of reduction potential, E naught of reduction potential minus 0.06 अपॉन n log of क्या आया था 1 अपॉन h प्लस का पावर 2। अब सोचो अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो क्या होगा, क्या ये h कंसेंट्रेशन ऑफ h प्लस टू दी पावर माइनस 2 होगा कि नहीं होगा? सोचो। अरे यार इसको पूरे टर्म को ऊपर भेज दो, तो साइन क्या है, जो प्लस 2 है ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां, ये क्या हो जाएगा log ऑफ h प्लस टू दी पावर माइनस 2। अब कल ही एक प्रॉपर्टी बताई थी कि भैया log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m। तो क्या ये माइनस 2 आगे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? बिल्कुल, प्रॉपर्टी यूज करो लॉग की। तो मैं क्या लिख सकता हूं भैया, E of reduction potential equals to E naught of reduction potential minus 0.06 into n upon माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ h प्लस। अब मेरे साथ जरा सोचो, क्या सोचना है भैया, यहां नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है, तो रिएक्शन चेक करो। 2h प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि n की वैल्यू 2 है। तो क्या मैं यहां n की वैल्यू को 2 डायरेक्टली पुट कर दूं? सोचो, और इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं, E ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस माइनस प्लस दिस विल बी 0.03, या फिर देखो फिर से 2 2 काट दो, यहीं से डायरेक्टली यहीं से काट दो, ये 2 से 2 काट दो तो ये 0.06 ही रह जाएगा। इस 2 को यहीं से काट दो और माइनस माइनस प्लस कर दो, लॉग ऑफ H प्लस। अब एक और बात नोट करने वाली है, क्या भैया, कभी भी आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो उसका जो ई नॉट होता है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यानी सिंपली कहें ई नॉट सेल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो हमेशा जीरो होता है। मतलब ये पूरा जीरो वोल्ट के बराबर होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे SHE कहते हैं, सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा आप क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकला, E ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू, सोचो, E ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू 0.06 log ऑफ H प्लस, ये निकला। तो फाइनल कंक्लूजन कहां पहुंचे हम यहां पहुंचे। अब कितनों को ये बात पता थी, सच सच बताना, क्लास 10 में चीज बताई जाती है भैया, पीएच जो होता है वो होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन। कितनों को ये बात पता थी कि भैया पीएच, किसी भी सब्सटेंस का पीएच निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस सब्सटेंस में जितने भी H प्लस आयन है उनका लॉग ले लेंगे, जितना कंसेंट्रेशन है H प्लस आयन का वो पीएच बता देगा किसी भी सोल्यूशन का। तो पीएच इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस होता है, ये सबको पता था। तो सिंपली अब इस चीज को देखो, तो यहां से अगर मुझे log H प्लस चाहिए तो क्या मैं log H प्लस को माइनस का पीएच लिख सकता हूं? तो क्या मैं इस पूरे जगह, इस पूरे log H प्लस जगह में माइनस पीएच लिख दूं? तो ई एफ रिडक्शन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.06 इंटू पीएच। सिंपल फॉर्मूला, डायरेक्ट। यानी जब भी मुझे रिडक्शन पोटेंशियल से पीएच निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.06 पीएच। और मान लो अगर किसी क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली पीएच दे दे और फिर मुझसे रिडक्शन पोटेंशियल निकालने, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, माइनस ऑफ 0.06 और उस पीएच वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे सीधा रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। अच्छा, मान लो अगर किसी के मन में सवाल आ रहा हो कि सर रिडक्शन पोटेंशियल क्यों, अगर मुझे इसी से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होगा तो क्या करूंगा? तो सोचो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल के लिए माइनस ऑफ 0.06 इंटू पीएच है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए बस आप इस साइन को चेंज कर दो, ये प्लस ऑफ 0.06 इंटू पीएच हो जाएगा। तो देखो मैंने यहीं से तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पीएच से कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें दे दी। तो सिंपली सेकंड पार्ट भी डन कि कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम कैसे कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले को दिल से याद रखना। क्लियर है बच्चा? पीएच तक पहुंचे कैसे, समझ आया? ई नॉट आरपी 0 ही करेंगे डेफिनेटली। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर कहीं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो उसके लिए ई नॉट सेल 0 होता है, तो इसलिए उसको 0 कर देंगे। चेक कर लो, भरोसा नहीं हो रहा है तो चेक कर लो, देखो चेक करा दूं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्लो फॉर
हाइड्रोजन, अरे तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैं चेक करा दे रहा हूँ यार। 0। क्या लिखा है? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 वोल्ट एट एनी टेम्परेचर। अब मान गए मेरी बात? अब मान गए? बोलो। अब मान गए कि 0 होता है? तो ये प्रूफ दिखाना पड़ता है क्या? मान गए कि 0 होता है, इसलिए मैंने 0 कर दिया ई नॉट सेल सिंपली। अरे भैया हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए ई नॉट 0 हो जाएगा। पीएच तक पहुंच गए सब लोग? सब लोग पीएच तक पहुंचे? सब लोग को समझ आया? बताओ। चलो, तो एक क्वेश्चन और करो और आज के सेशन को मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आज के सेशन को यही एंड करूंगा। ठीक है, आज थोड़ा मुझे कुछ काम है, इस वजह से आज के सेशन को मैं जल्दी ही छोड़ूंगा। बस एप्लीकेशन सोचा था कि आज मैं करा दूंगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यार, तो निकाल ही लोगे ये तुम लोग। देखो ऐसे ही पूछेगा, पीएच वगैरह दे के अगर उसे पूछना होगा तो। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, ऑक्सीडेशन बोला याद रखना, ऑफ H2। अब देखो हाइड्रोजन दिख गया, मतलब समझ गए, फॉर्मूला लगा सकते हैं। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच, पीओएच का मतलब पीएच ही है, जिसका पीएच पीओएच दिया है बेसिकली 4। अच्छा, इसको डायरेक्टली ऐसे कर लो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपली ले लो, पीएच दिया है 10। चलो, देखो कितना सिंपल है। हमने अभी भी पढ़ा कि भैया अगर ऑक्सीडेशन निकालना हो तो बस पॉजिटिव ले लो, 0.06 इंटू पी एच। 0.06 इंटू 10, देखो मैंने कितना सिंपल बना दिया, 0.6 वोल्ट लो, बस हो गया आंसर कंप्लीट। एक रिलेशन, डायरेक्ट आंसर। बस सिंपली करना क्या है, उसको पीएच से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे पूछ सकता है वो आपसे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ सकता है आपसे, रिडक्शन पोटेंशियल पूछ सकता है। देखो, हमें ऑक्सीडेशन चाहिए था इसलिए मैंने प्लस लिया, जब रिडक्शन बोलता तो माइनस लेते। यहां बोला है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसलिए मैंने प्लस लिया, प्लस 0.06 इंटू पी एच। बोलो क्लियर है? देखो अगर क्लियर है तो आज के सेशन की समाप्ति यही होती, थोड़ा मैं पहले छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 10-15 मिनट पहले। ठीक है, तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।